और जितने भी ये लोग हैं, वफ़ के बारे में इनको समझ 0% है, 0%। सिवाय इसके कि वफ़ का माल कैसे चुराया जाए, इनको आता नहीं है कुछ भी। दूसरा, आपको आजमाए हुए को आजमाना हज़रत अली का कौल है, कोई समझदारी का काम नहीं है। तो इन लोगों को तो पब्लिक कितनी बार और आजमाएगी? तो आजमाएगी तो वही होगा जो पहली बार हुआ था, दूसरी बार हुआ था और तीसरी बार हुआ था। आप मुझे बताएं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले तो सारे लखपति, करोड़पति, अरबपति सब बन गए, नेता बन गए, अभिनेता बन गए, सब बन गए। बाबरी मस्जिद कहाँ है? एक्शन कमेटी आज भी है। बाबरी मस्जिद का केस जानबूझ के हारा गया था, जानबूझ के। जो टीमें उस वक्त काम कर रही थी, वही टीम ट्रिपल तलाक के टाइम की, वही काम ज्ञानवापी मस्जिद के लिए की। मथुरा मस्जिद का केस आप लोगों की नज़र में कम आता है क्योंकि वो टीम के लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो केस मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें अभी तक हिफाजत से, मजबूती से काम हो रहा है। उसके अलावा ट्रिपल तलाक का क्या हुआ? वही वकीलों की टीम और वही मौलाना लगने वाले लोगों की टीम, वही पर्सनल लॉ बोर्ड, वही जमात इस्लामी, वही ये अरशद मदनी साहब और वही महमूद मदनी साहब, जो दोनों अपने आप को मौलाना बताने की कोशिश करते हैं। तो ये 100% डिजास्टर की तरफ है। और उसमें निशिकांत दुबे जी को टेलर मेक करके, बिल्कुल तश्तरी पे सजा के, पूरा मटेरियल किसने दिया? किसने दिया? और यहाँ तक कि जाकिर नायक साहब भी कूद गए। और जाकिर नायक साहब इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, इस वक्त जी। और फिर आप लोग ये कहते हैं कि ये बड़े आदमी है और वो बड़े आदमी है, और प्राचा साहब इसको वो कहते हैं और इसको वो कहते हैं। जो इंसान के दिल में डर आ जाएगा, अब तो जी जाकिर नायक साहब की सुन लीजिए सबसे पहले, तो अब तो एक मोदी जी को कह रहे हैं कि कमज़ोर हो गए। अब जब वो कमज़ोर हो गए तो वापस आ जाए ना इंडिया में। हम लोग जान हथेली पे रह के क्या लड़ाई नहीं कर रहे हैं इस सरकार से, आरएसएस और बीजेपी से संविधान बचाने के लिए? हम लोग क्या अपनी माँ के बेटे नहीं हैं, या हम लोगों के परिवार नहीं हैं, या हमारी हिफाजत उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी जाकिर नायक साहब की है? अगर उन्हें ये सब वक्त के काम में टांग अड़ाने वाले वो कौन होते हैं? और उनके टांग अड़ाने से होना क्या था? अब ये बात मैं बोलूँगा तो वो देखने में बुरी लगती है, क्योंकि एक पूरा मुलम्मा चढ़ा रखा है कि वो बहुत ही बड़े आदमी हैं, अब पाकिस्तान जाके तबलीग कर रहे हैं। पाकिस्तान में तबलीग की क्या ज़रूरत पड़ रही है, पूछ सकता हूँ मैं? तो ये हालात हैं। उन्होंने वक्फ में टांग अड़ाई और पूरा मौका दे दिया। अब जिन जिन बेचारों ने QR कोड पे किया होगा, और मैंने पहले ही बोला था, ये QR कोड से आपकी पर्सनल डिटेल्स जा रही हैं। हासिल कुछ नहीं होना है, 0% हासिल होना है। होना है तो सिर्फ इतना, बेदारी के तो बहुत सारे तरीके थे बेदारी करने के लिए, उससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है इसका। जो जगदम्बिका पाल जी हैं, उन्होंने ये कह दिया करोड़ों कितने भी कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निशिकांत जी से जिसका मुझे अंदेशा था, उन्होंने ये कह दिया कि फ़ॉरेन हाथ है, चाइना और पाकिस्तान का हाथ है, और वो पाकिस्तान चले गए फ़ौरन। ये निशिकांत दुबे जी ने चिट्ठी लिखी कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवाओ NIA से। अब इन्वेस्टिगेशन जाकिर नायक साहब के खिलाफ तो होनी नहीं है, अरशद मदनी साहब के खिलाफ तो होनी नहीं है, महमूद मदनी साहब के खिलाफ तो होनी नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी भी मौलाना अपने आप को बोलने वाले इंसान के खिलाफ तो होनी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन NIA और उसकी होनी है किसके खिलाफ? जिनके फ़ोन नंबर्स गए, और हासिल उससे कुछ है नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए पूना में, दूसरी जगह हम भी तो देखिए कोशिश कर रहे हैं। और जो ईमानदार लोग हैं वो क्या कोशिश करेंगे? पहले अपना कोई पैरेलल कोई फॉर्मूला तो बनाओ कि ये वाला कानून अच्छा नहीं है तो ये अच्छा है। तो वो किसी ने बनाया नहीं आज तक, वो किसी ने कोशिश भी नहीं की बनाने की। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा फार्मूला ये है, तो मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सब एक्सपोज होंगे। जेल जाने के काम तो इन सब ने कर रखे हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैंने, आप अच्छे टाइम पे आज आ गए आप। मैंने आज अभी पूना में एक मीटिंग भी चल रही है, मैंने ये जो फार्मूला बनाया, ये मैंने सेलिएंट पॉइंट्स बनाए वफ़ जो होना चाहिए। कोई हमारे पास मसौदा तो हो, ये मैंने सेलिएंट पॉइंट्स बनाए हैं जो कोई भी वफ़ का कानून अगर बनेगा, जो अच्छा वाला कानून होगा, आज तक का कोई भी कानून अच्छा नहीं था, तो उसके मैंने सेलिएंट पॉइंट्स बनाए कि ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए किसी भी अच्छे वफ़ के कानून के लिए। जब ये बन जाएगा, इसको हम फिर पब्लिक डोमेन में रखेंगे। जितने भी वफ़ के जानकार लोग हैं उनसे इसमें सलाह लेंगे कि आप इसके हिसाब से जो 2013 का 1995 का कानून है उसमें अमेंड करके एक मसौदा तो तैयार करें हम अच्छा वाला, कि हमें ये कानून चाहिए। नहीं तो इसको तो लेकर आपको JPC के पास जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ JPC की, मैं अभी बता रहा हूँ JPC की बात।
तो ये मसौदा देख लें पहले आप लोग, ये पूना में आज रिलीज भी होने वाला है। तो ये बुनियादी बात है कि ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अब जेपीसी में जो भी जेपीसी जाएगा वो या तो नासमझ है या नासमझ बनने की कोशिश कर रहा है या वो धोखा खाने में उसको मजा आता है। जेपीसी, अभी आपने अमित शाह साहब का बताया ना, मुझे तो पता नहीं था, वो कह रहे हैं हम इसे बिल को पास कराएंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे लोग जा रहे हैं जेपीसी में, ये इतने ज़्यादा इनसे लोग, इनकी बातों से इतने ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे जेपीसी के मेंबर सारे, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी तो है नहीं जेपीसी में, मेजॉरिटी बिल्कुल नहीं है ना, इनकी मेजॉरिटी है एनडीए की। तो ये अपनी बातों से इतना ज़्यादा मुतासर कर लेंगे कि वो जगदम्बिका पाल जी और एकदम सब कहेंगे भैया हमसे तो बहुत बड़ी भारी गलती हो गई और हमें माफ़ कर दो आप, जेपीसी के जो हमारे वाले मेंबर्स हैं, और ये माफ़ कर दो और हम इस बिल को ये राम ने फाड़ के फेंक दिया और अब नहीं आएगा और अब आप बताओ हमें क्या कराना है आपको। ऐसा तो होने जा नहीं रहा है ना। ये ख्वाब लेके गए हैं वो वहाँ पे, या सबको धोखा देने के लिए जाते हैं। तो जेपीसी में जाने का मतलब धोखा खाना है, जेपीसी से कुछ नहीं होना। चलिए मैंने मान लिया कि हमारे लोग इतने ज़्यादा समझदार होशियार और ये है कि इन्होंने जाके जेपीसी को कन्विंस कर लिया और जेपीसी ने कहा कि नहीं जी नहीं, ये सब गलत है और ये बढ़िया वाला कानून जो है ये पास होगा, ठीक। अब सरकार में अमित शाह साहब बैठे हैं, वो क्या करेंगे? जेपीसी की क्या वैल्यू है, हम किसी जेपीसी को नहीं मानते और ये तुम्हारा फाड़ा और ये गया तुम्हारा जेपीसी की रिकमेंडेशन। ये कानून में प्रावधान है कि नहीं है? जेपीसी की कोई वैल्यू नहीं है, सरकार बाध्य नहीं है जेपीसी की कोई सिफारिश मानने के लिए। अब एक साहब को, ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को, किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि प्राचा साहब ये वाला फॉर्मूला बता रहे हैं कि हम अपना कोई मसौदा तैयार कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कितना भी अच्छा प्राचा साहब मसौदा बना लें लेकिन वो मानेगा कौन? तुम्हारी ये रिकमेंडेशन कौन मानेगा? मानेगा कैसे? जेपीसी हमारे, देखिए जो कानून है संविधान के हिसाब से वो ये है, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कानून बनता है, चाहे वो डॉक्टर्स के लिए बने, अभी आप गाड़ियों की बात कर रहे थे, गाड़ियों का कानून बने, ट्रांसपोर्टर्स से पूछा जाएगा, अगर लॉयर्स के लिए कानून बनेगा, लॉयर्स से पूछा जाएगा तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम बताओ। तो मुसलमानों के लिए जो कानून बनेगा वो मुसलमानों से पूछा जाएगा ना, तुम्हें क्या तकलीफ है, उसके हिसाब से कानून बनेगा। ये है भारत का संविधान का प्रावधान। पार्लियामेंट को खुद अपनी अकल नहीं आती है, तो ये हमारा वो मसौदा बनेगा। उसके बाद से कोई ईमानदार सरकार आएगी तो पूछेगी मुसलमानों से कि भाई तुम्हारी क्या तकलीफ है, कि जो कोविड के मरीज हैं उनको कौन सा इंजेक्शन लगना चाहिए। तो अपना ऑब्जेक्शन लेकर ही तो मुस्लिम तंजीमें जा रही हैं जेपीसी के पास और बता रही हैं कि ये प्रावधान जो इसको चेंज कीजिए, इसकी जगह ये डालिए। एक मौका दिया गया जेपीसी के जरिए, दो चीज़ें की गई हैं। एक तो लोग ऑनलाइन जो है उनको बताएं, जो फेवर में है वो बताएं, जो उसकी मुखालफत है वो बताएं। उसके अलावा दूसरा ये है कि बड़ी बड़ी तंजीमों को बुलाया जा रहा है जिन्होंने वहाँ एप्लीकेशन दी है कि हम अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो हमें विश्वास नहीं है आरएसएस के किसी आदमी पे, ये प्रॉब्लम है। जिन्हें है वो जाएं। और दूसरी बात ये है, चलिए नहीं तो फिर ये कहा जाएगा ना कि मुस्लिम तंजीम आई नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, किसी को परेशानी नहीं है अगर नहीं जाएंगे तो। देखिए मेरा एक तरीका है, सबको वो मानना ज़रूरी तो नहीं है। मैं कोई लफ्ज़ आखिर तो हूँ नहीं। हज़रत उमर भी, हज़रत अली भी, रसूलुल्लाह भी सब मशवरे से चलते थे। कुछ लोग एक काम करते थे, दूसरा करते थे काम, लेकिन छुपा के तो कोई काम नहीं करते थे ना। चलिए मैं मानता हूँ कि मेरी लाइन वो थोड़ी हार्ड लाइन मानी जाती है जी, मैं तो बात ही नहीं करता। मैं आरएसएस वालों को बेईमान मानता हूँ, वो धोखा ही देंगे। मुझे पता है जेपीसी धोखा देगी, अमित शाह जी धोखा देंगे, मोदी जी धोखा देंगे। मेरी ये लाइन है, जिन लोगों को मोदी जी के साथ संबंध है, जिन लोगों को, जो लोग एजेंट हैं उनके, वो जाके ये तो बताएं सजेशन क्या दे रहे हैं। मैं अपनी बात पब्लिक डोमेन में रखता हूँ ना, वो जाके अपनी मीटिंग की जो कार्रवाई हुई है उसको बताएं ना कि वीडियोग्राफी करा के लाए हम, ये देखो हमने पेट्रोल पंप नहीं मांगा था, हमने ये नहीं कहा था एक फ़ोन कर दो हमें ज़रा उससे एजेंसी चाहिए, हमने ये नहीं कहा था करो जो करना है, हमें कुछ मत कहना, हमारा ईडी का केस विड्रॉ कर लो। ये तो बता दें। ये भी नहीं बताएंगे, सजेशन क्या दे रहे हैं ये भी नहीं बताएंगे, पब्लिक के सजेशन भी नहीं लेंगे और अपने आप QR कोड चला के चला देंगे उस पर। आप बता रहे हो 8 करोड़, कितने पैसे गए होंगे उस पर? करोड़ों रुपए इकट्ठे करेंगे, जाएंगे वहाँ 1.25 करोड़, उसमें से भी 1.25 करोड़ में से पता नहीं कितने होंगे। जाकिर नायक साहब कह रहे हैं 50 लाख भेज दोगे तो रुक जाएगा। अब वहाँ चले तो ज़्यादा गए, 50 लाख से रुक गया। तो ये वाला धोखा चलिए मैं नहीं खाता, वो खाते हैं, उनका ये काम है, वो ये करें। लेकिन असली काम कैसे होगा वो मैं संवैधानिक तरीका बता रहा हूँ। बड़ा एक आंदोलन लॉन्च करें, किसके साथ मिलके? ये जो वक्फ एक्ट के ऊपर हमला हो रहा है सिर्फ हमारे ऊपर हो रहा है
किसी को ये तो पता नहीं है कि इसी तरह के लॉ एसजीपीसी के लिए हैं, क्रिश्चियंस के लिए हैं, बुद्धिस्ट समाज के लिए, उनके ऊपर भी हमला है हमारे साथ। शेड्यूल कास्ट समाज की प्रॉपर्टीज बचाने के लिए भी यही है, शेड्यूल ट्राइब की भी प्रॉपर्टी बचाने के लिए यही है, ओबीसी के ऊपर दूसरी तरह से हमला होगा। तो मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ कि आपके साथ भी इसी के बाद आपका नंबर है, इसी तरह के कानून आपके लिए आ रहे हैं। आपका SC/ST एक्ट जो है कमज़ोर किया जा रहा है, आपकी रिजर्वेशन छीनी जा रही है, आपका बैकलॉग छीना जा रहा है। आप हमारे साथ मिलो, हमारे साथ ये हो रहा है, आपके साथ भी ये होगा, होने वाला है। आप इसको बहाना बना के आपके साथ करेंगे, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सबके। तो मैं उनको जोड़ के ये कह रहा हूँ कि हम सब लोग, आप लोग पैर पकड़ें, सरकार से गुजारिश करें, उनको पिटीशन लगाएं, JPC में जाएं, मोदी जी के सामने गुहार लगाएं। लेकिन एक तरीका हमारा वाला भी तो है ना, जब आप सब लोग फेल हो जाएं तो हमारे तरीका दूसरा प्लान भी तो होना चाहिए कोई। हम ये कह रहे हैं कि हम इन सारे कमज़ोर तबकों के साथ मिलके एक मुहाज बनाएं और एक पीसफुल प्रोटेस्ट आंदोलन चालू करें कि ये हमारे कानून ऐसे ऐसे हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन के लिए ये कानून है, OBC के लिए ये रिजर्वेशन के लिए कानून है जो हमें चाहिए, और सिख क्रिश्चियन बौद्ध के लिए ये चाहिए, ट्राइबल्स के लिए ये चाहिए। ये हमारे मुश्तरका 5 कानून हैं जो हमें चाहिए। ये सरकार देगी तो ये सरकार, वरना अगली सरकार आएगी तो अगली सरकार। ये कोई कानून पास कर लें कि हम चेंज नहीं करा सकते। भाई ये लोग सफल हो जाएं तो महमूद प्राचा भी खड़े होकर इनको सलाम करेगा कि वक्त बचा लिया इन्होंने। ये लोग फेल हो जाएं तो कोई प्लान भी नहीं होना चाहिए। मेरा वाला प्लान बी मान के चले, मगर वो प्लान बी ये है कि आओ कुर्बानी दो, वो देनी नहीं है, चमचागिरी करनी है, लूट करनी है, बचना है, दिखाना है। मतलब हम संघर्ष करते हुए दिखने चाहिए, संघर्ष करना नहीं है। तो आओ संघर्ष करो ना। 100 ये जो अपने आप को मौलाना बोलते हैं, कब प्लान कर रहे हैं आप प्रोटेस्ट दिल्ली में बड़ा, या कहाँ प्लान कर रहे हैं? देखिए पहला काम, कई बार आप कहते हैं लोगों को सड़कों पर आना चाहिए, उसके लिए कोई रोड मैप नहीं आता। मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, मेरे साथ देखिए लोगों को जुड़ना पड़ेगा ना मेरे साथ। तो मेरे पास कोई संगठन नहीं है, मेरा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन संगठन है, उसमें जितने लोग हैं वो सब आके हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन जुड़ना तो पड़ेगा इन लोगों को। तो क्या लोग मेरे साथ जुड़ेंगे? नहीं, लोग इनके साथ जुड़ेंगे और ये गलत रास्ते पे ले जाएंगे। जुड़ने के लिए एक तारीख का तो ऐलान करना पड़ेगा। मैं तारीख का अभी पहले देखिए, जब कोई महाज होता है तो उसमें तैयारी होती है। अब मेरे पास ये है ना, ये हमारे सेलियन पॉइंट्स हैं। और आपको क्या लगता है कि मैं इस पे दिन रात काम नहीं कर रहा? मैं दिन रात इस पे काम कर रहा हूँ। एक सेक्शन 1995 एक्ट का पढ़ के 2013 का, उस पर एक सेक्शन बाय सेक्शन बना रहा हूँ। साथ के साथ ये भी कर रहा हूँ। उधर मैं छतरपुर भी गया था, कल मैं अरुणाचल होके आ रहा हूँ। तो मेरे सर पे बहुत काम है। मेरी मदद करने वाले कितने हैं? ये कुछ लोग मेरी मदद करने वाले भी मुझे चाहिए ताकि मैं इस काम को कर सकूं। ये आज पहला काम हो गया, इसको हम अनाउंस कर रहे हैं, आपके थ्रू भी कर दिया, अभी पूना से भी अनाउंस होगा ये। उसके बाद हम जल्दी अनाउंस करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट साथ के साथ स्टार्ट हो जाए। लेकिन उससे पहले मुझे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ बात करके करना है प्रोटेस्ट। सिर्फ अगर मुसलमानों ने किया तो ये फिर बैकफायर कर सकता है, तो वो भी मुझे ध्यान रखना है। मुझे सिर्फ लगना नहीं है ना कि मैं काम कर रहा हूं और नेता बन रहा हूं। मुझे नया वक्त पैक अभी तक पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट के जरिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि देश की मुख्तलिफ इलाकों में प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में एक 96 बीघा ज़मीन पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए ऑर्डर कर दिया जाता है, जो 1950 से लंबित था मामला। इसी तरह से हम गुजरात में देख रहे हैं कि 500 साल पुराने मदरसे पर, कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो क्या किस तरह की तैयारी है? खूब तालियां बजवा ली थी ना, सुप्रीम कोर्ट से हम स्टे ले आए हैं, खूब बजवा ली थी 15 दिन के लिए। मैंने तभी बोला था, आप नहीं आए थे शायद, और लोग आए थे, कि ये धोखा है। और ये जो RSS और BJP के लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से विश्वास उठाने के लिए, ये तोड़ेंगे और फिर तोड़ेंगे, और 2 दिन बाद तोड़ दिया। 500 साल अब फिर ये कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। और मैं बोलता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट रोज जाता हूँ, मैं मना करता हूँ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। जो व्यक्ति कोर्ट जाएगा बगैर तैयारी किए, और बगैर तैयारी छोटी मोटी किए नहीं, बहुत लंबी चौड़ी तैयारी किए बगैर, सुप्रीम कोर्ट तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। पहले राउंड में कभी नहीं जो जाएगा आपका नुकसान करने जाएगा। फर्स्ट राउंड में जो जाएगा उसके लिए तैयारी किए बगैर, जो भी किसी भी कोर्ट जाएगा आपका नुकसान करने जाएगा। अभी जो ये दिल्ली की ईदगाह में जो हो रहा है वो भी साजिश के तहत हुआ है। उनके पास ना DDA के पास कोई कागज़ है, ना MCD के पास कागज़ है, ना हमारे जैसे जाके लोग रोक लेते ना, जैसे हमने बंगाली मार्केट पर रोक लिया था। तो उसका भी रास्ता बंद करने के लिए जो कमेटी है उसने केस डाला और केस हारे। और अब अगर मैं भी जाता हूँ और रोकने के लिए तो क्या होगा? ये रहा प्राचा साहब, आप कागज़ मांग रहे हो, ये लो हाई कोर्ट का ऑर्डर। ये कोर्ट जाने का काम सिर्फ इसलिए किया जाता है, किस केस को जीते हैं ये, फिर चले जाएंगे कोर्ट। कोर्ट जाते हैं इसलिए कि आधी तैयारी करके जाएं, वकीलों से बहस ऐसी कराएं कि वो हारें
और उसके बाद उसका हम जैसे लोगों का जो असली मेहनत करके लड़ाई करके आ रहे हैं आगे, उनका भी रास्ता बंद हो जाए और दुनिया को ये बताएं जी हमने इतनी मेहनत की, इतनी कवाइश की, सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़े वकील किए, करोड़ों रुपए खर्च किए। जैसे अपने नहीं तो महमूद साहब, ये तो सिलसिला पिछले अब 5-7 साल से चल रहा है। मैं आपको ये बता रहा बुलडोजर की हूँ जहाँ कि तक बात ये है। जो जी। कानून है ना, मैं थोड़ा सा भटक गया, सॉरी, माफी चाहता हूँ। ये जो कानून है, मैंने कहा है, ये कानून और इससे पहले वाले कानून, सारे कानून असल में अच्छे और मजबूत कानून नहीं थे, लेकिन थोड़ी बहुत जो मजबूती थी उसमें, वो जो नए प्रपोजल्स आ रहे हैं वो बिल्कुल भी उसको खत्म कर देंगे। और फिर तो मतलब जाके सीधा उठाना है कोई, ये जो करनी पड़ती है ना कार्रवाई भी, थोड़ी नोटिस देके, वो भी सब खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा खतरा आ रहा है, तो ये सब लोग तो रोक ही लेंगे, नहीं रोका तो प्लान भी मेरा चल रहा है। तो ये सबसे पहले तो ये काम है ना जो हमें ड्राफ्ट करना है अच्छा कानून, उसके बाद इसमें बेईमानी रोकने के प्रोविजंस भी रखने, इसमें प्रोविजंस हैं कुछ रोकने की बेईमानी, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं है। अब जो ये बन रहा है कानून, जो मैं बना रहा हूँ, और उसमें सबकी सलाह ली जाएगी, मेरा कोई लफ्ज़ आखिर नहीं है, मेरे पास भी अल्लाह ताला ने सबके बराबर दिमाग नहीं दे के दिया गया। मैं अपने लेवल से एक बेसिक खाका प्रपोज कर रहा हूँ, सब लोग बैठेंगे, मिलेंगे, उसमें सबके इनपुट्स आएंगे, फिर एक मजबूत खाका बनेगा, फिर उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे ना कि हमें ये चाहिए। लड़ाई किस लिए अभी जो है वही कमजोर है। जब तक तो कानून पास करके वो पूरा प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया जाएगा, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि एजिटेशन करो, सब खाली हो जाएंगी। देखिए सरकार में अगर आपने अच्छा कानून पास करा लिया, इनको ये कानून हालांकि इतना मजबूत नहीं है, खत्म कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। ये कानून भी खत्म कराने की जरूरत पड़ गई है। ये जो मौलाना वली रहमानी ने 2 दिन में मेरे से जो इसमें अमेंडमेंट्स बनवाए थे, जो 50% माने गए थे, ये उसका नतीजा है। एक एक चुन के 44 जो है ना, वो मेरे जो हमने वली रहमानी साहब ने जो मुझसे लिए थे, वो 2013 वाले, उसको खत्म करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रावधान आ नहीं सकते, लेकिन उसके लिए दिमाग लगता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। किसी चीज़ के लिए तो लड़ाई करोगे आप, लड़ाई करने का मसौदा तैयार हो रहा है, उसके लिए लड़ाई करेंगे। ये गवर्नमेंट हो सकता है ये पास करा ले, क्योंकि अगर आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन हो जाएगा तो रोकने का काम तो सभी कर रहे हैं ना। देश के हर एक छोटे से छोटा हमारे मौलाना कहलाने वाले लोग और बड़े से बड़ा मौलाना कहलाने वाले लोग और नेता सब लगे हुए हैं ना रोकने के लिए। तो अगर वो फेल हो जाएं, वरना पास हो जाएं, अगर कोई वो ऐसा आंदोलन करें, जैसे 100 मौलाना जैसे दिखने वाले लोग जो हैं वो आए मेरे साथ, हंगर स्ट्राइक पे बैठे, यहाँ पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 40 हैं, बैठे पार्लियामेंट के बाहर, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेकर मैं देखता हूँ कैसे बिल पास होगा, लेकिन वो तो करेंगे नहीं। दिखाना है सिर्फ कि हाँ हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ये लगना चाहिए रोक रहे हैं, रुकना नहीं चाहिए, उसके लिए कोई कदम उठाएंगे नहीं। ये है, हम एक्चुअली रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है, हमारी संख्या कम है, हमारा ऑफिस एक है, जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा ताकतवर होंगे, उतने ज़्यादा हम लोग काम कर पाएंगे। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ लोगों से कि आएँ और जुड़ें हमारे साथ और अपने अपने लेवल पे इसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करें, हंगर स्ट्राइक पे बैठें, उपवास करें, एक एक दिन का रोज़ा रखें। ये तो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मस्जिदों में ऐलान कराएं कि एक दिन का फला फला दिन रोज़ा रखा जाएगा वक्त बचाने के लिए, ये तो कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। मैसेज जाते रहें, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बात करें, उनके साथ भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ मिलकर प्रोग्राम्स कराएं, छोटे छोटे प्रोग्राम करें, लेकिन इसको जिंदा तो रखें। लेकिन ये QR कोड से, ये तकरीरें देने से होने वाला नहीं है। आंदोलन की तैयारी करें, आंदोलन होगा तो बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी, ये तय है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश